केंद्र की एमपी पर नजर। अमित शाह एमपी में फिर आएंगे नजर। चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं। वो 19 मार्च को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा आ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही 24 फरवरी को अमित शाह सतना आए थे और अब फिर वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है, खासकर 19 मार्च वाला, क्योंकि छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। पिछले दिनों सीएम शिवराज भी छिंदवाड़ा के सौसर में कमलनाथ को घेरते नजर आए थे। तो क्या बीजेपी एमपी के साथ ही कमलनाथ को उनके गढ़ में ही घेरने की प्लानिंग कर रही है? हमारी आकांक्षी लोकसभा में एक छिंदवाड़ा है। अगली बार भारतीय जनता पार्टी 2024 में 29 की 29 लोकसभा जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। उसमें एक छिंदवाड़ा है जो पिछली बार थोड़े से वोटों से रह गई थी, उसको भी जीतने का संकल्प लेकर के हम सब लोग मैदान में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को माननीय अमित जी के प्रवास का लाभ मिलेगा। पिछले साल भी अमित शाह ने एक के बाद एक एमपी के दौरे किए थे और इस साल चुनाव होने हैं तो फिर से अमित शाह के दौरों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं छिंदवाड़ा में अमित शाह के दौरे से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ सकती है। शाह के दौरे को कांग्रेस कैसे देखती है, ये भी सुनिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि अमित शाह जी छिंदवाड़ा आएँ और वहाँ कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा विकास का मॉडल समझें। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने छिंदवाड़ा मॉडल की हमेशा तारीफ की है, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और संयोग से अमित शाह जी भी पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जैसे नितिन गडकरी जी छिंदवाड़ा मॉडल से प्रभावित हुए थे, वैसे ही अमित शाह जी भी छिंदवाड़ा मॉडल से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकेंगे। शाह के दौरे पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की तरफ से जोरदार चुनावी बिगुल फूंकने की कोशिश है। बीजेपी एमपी को बेहद ही गंभीरता से ले रही है और इसे अमित शाह के लगातार दौरों से समझा जा सकता है। सवाल नंबर 1, क्या केंद्र ने एमपी के लिए कोई खास रणनीति तैयार की है? सवाल नंबर 2, लगातार अमित शाह का एमपी दौरा क्या इशारा कर रहा है? सवाल नंबर 3, क्या शाह के दौरे से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ेगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी पर शाह की नजर। अमित शाह जी की बात करें तो वो एक ऐसे शाहकार हैं जो चुनाव की राजनीति को न सिर्फ बहुत बेहतर समझते हैं, बल्कि ये भी जानते हैं कि कहाँ किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। और बीजेपी ने एक बहुत ही, मुझे लगता है, चुनावी राजनीति में आपको इस मॉडल को, ये भुला दीजिए आप कि पार्टी कौन सी है, लेकिन इस मॉडल पर गौर जरूर करना चाहिए। और ये मॉडल है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन से मतलब ये रहता है कि केंद्र में भी वो सरकार, राज्य में भी वो सरकार, और दोनों नेताओं की मदद से फिर अगले चुनाव में जीतने की एक कवायद। इसके फायदे क्या हैं ये बीजेपी ही बताती है कि राज्य में अगर उसी पार्टी की सरकार है तो केंद्र में भी उसी की सरकार है, तो डबल इंजन हो गया, ताकत दुगनी हो गई, बराबर इन दोनों इंजन मिलजुल कर दौड़ते हैं, विकास के काम बड़ी तेज़ी से होते हैं, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक फ़ायदा ये मिलता है कि जब टीम में 2-3 लोग ऐसे हो जाते हैं, और ख़ासतौर से उसमें जब आपका टॉप बॉस अगर रुचि लेने लगता है पूरी ताकत से, तो जो नंबर 2 होते हैं उनको बड़ी मदद हो जाती है। अगर आप इसको इस तरह से समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव पर पूरी निगाह रखते हैं और एक एक चीज़ का अपडेट लेकर, जहां शिवराज जी को जो ज़रूरत है, क्योंकि शिवराज जी निर्विवाद चेहरा हैं 2023 का, तमाम राजनीतिक विश्लेषण, पूर्वानुमान अपनी जगह हैं, लेकिन शिवराज जी एक ऐसा चेहरा है, और इसको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी सबसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनके पास वो पूरी ज़मीनी पकड़ और फीडबैक होता है, जिसके सहारे वो जानते हैं कि शिवराज से भरोसेमंद कोई व्यक्तित्व, जो कि बीते करीब करीब 2 दशकों से बीजेपी की नैया मध्य प्रदेश में खेते चले आ रहे हैं, वही सब कुछ है। तो इन दोनों की एक समन्वित शक्ति की बात है, और यही वजह है कि इस बार लोकसभा में भी पूरा जोर लगाकर 29 सीटों पर निशाना है, क्योंकि पिछली बार छिंदवाड़ा सीट हासिल नहीं हो पाई थी, लेकिन मार्जिन कम हुआ था। लेकिन गुना सीट की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस समय कांग्रेस में थे, उनकी सीट को हासिल करना बीजेपी का सपना रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए।
हमारे साथ हैं गणेश सिंह जी, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं और बड़ी खामोशी से चुपचाप सतना लोकसभा सीट से वो बड़े सवाल करने वाले जनप्रतिनिधि हैं। कई लोगों को जानकारी होगी, शायद कुछ को ना होगी, कि गणेश सिंह जी सदन में जो मुखर सांसद हैं उनमें से एक हैं और उनके प्रश्न बड़ी ताकत से वहाँ लगते हैं और उसकी गूंज सुनाई देती है। बहुत स्वागत करता हूँ गणेश सिंह जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। नमस्कार जी नमस्कार। मनोज सैनी हमारे पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज जी, पहली छोटी सी टिप्पणी आपकी, फिर मैं चलूंगा प्रताप भानु जी की तरफ और फिर गणेश जी की तरफ। बहुत बहुत क्विक रिएक्शन आपका। बिल्कुल, देखिए, अमित शाह जी का दूसरा दौरा है महीने भर के भीतर। 24 तारीख को वो पहुंचे थे सतना, जहां से गणेश सिंह जी आते हैं, और अब छिंदवाड़ा। लेकिन शरद जी, एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभी तक अमित शाह जहां भी गए, चाहे महाकौशल की बात करें या यहाँ की बात करें, जनजाति कहीं ना कहीं आ जाता। छिंदवाड़ा भी वही क्षेत्र है, तो हमें लगता है कि एक जनजाति को साधना, जिस पर लगातार चर्चा चल रही, भारतीय जनता पार्टी का निशाना भी वही है कि यदि हमने जनजाति को ठीक कर लिया तो 2023 और 24 दोनों का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन छिंदवाड़ा में जाकर एक नया मैसेज देने की तैयारी है कि इस बार हम छिंदवाड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। तो छिंदवाड़ा में बाकी जो विधानसभा सीटें आती है उसका भी एक माहौल बन जाएगा, और 24 की तरफ जब बढ़ रही होगी भारतीय जनता पार्टी तो उसका रास्ता भी तय हो जाएगा। एक तरफ विष्णु और शिव की जोड़ी और दूसरी तरफ अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी, तो हमें लगता बहुत गंभीरता से मध्य प्रदेश को ले लिया। और आने वाले दिनों में, जैसा मेरे पास कुछ खबरें हैं, तो उसके मुताबिक अमित शाह जी के दौरे और मध्य प्रदेश में दिखाई देने वाले हैं। साफ समझा जा सकता है कि चुनौती भी है और 24 की तैयारी भी है। प्रताप भानु जी, बीजेपी का ये मॉडल हमने इसके पहले उत्तर प्रदेश में कामयाब और कारगर होते हुए देखा है। जब एक तरफ योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मोर्चे के मुद्दे को लेकर पूरा जोर लगा रहे थे, तो अमित शाह उन इलाकों में अपनी रणनीति के साथ डटे थे जो दिल्ली से लगे इलाके हैं, मेरठ और उन क्षेत्रों में जहां पर जाट किसानों का बोलबाला है और जो समय हुए किसान आंदोलन की वजह से कथित रूप से बहुत नाराज बीजेपी से बताए जा रहे थे। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए ओवैसी साहब आ ही जाते हैं हमेशा की तरह, और बहन जी जो हैं वो बीजेपी को कोसती ज़रूर हैं लेकिन चुनाव के समय चुप हो जाती हैं, ऐसा समीक्षक कहते हैं। तो अमित शाह की रणनीति और शिवराज जी की रणनीति, दो रणनीति से भिड़ंत है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश की तुलना आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल और जाति समीकरण से नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों प्रदेशों की संरचना अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और दोनों ही राज्यों में समस्याएं और विकास अलग तरह का है। और यदि अमित शाह ये सोचते हैं कि वो उस तरह का काम मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं या कर देंगे, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि ये तो अमित शाह के अंदर का डर ही समझ में आ रहा है देखने में, कि वो डरे हुए हैं मध्य प्रदेश के सरकार पर, मध्य प्रदेश के काम पर, मध्य प्रदेश की झूठा बोली पर। उन्हें भरोसा नहीं है और वो स्वयं अब मध्य प्रदेश पर हर जगह बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। इजाजत हो तो एक प्रश्न कर लूं छोटा सा विनम्रता से? नहीं, दो करिए, अब दो की इजाजत है। जी जी बहुत शुक्रिया। मेरा आग्रह ये है कि आपने जो कहा ये बड़ा अच्छा संवाद है और बड़ा मजबूत संवाद है कि वो आए, हम उनसे नहीं डरते हैं, हमें बिल्कुल भी खौफ नहीं है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन एक जवाब शायद ये भी हो सकता था कि हमारे यहाँ भी राहुल गांधी जी पूरा जोर लगाएंगे, यहाँ हमारे यहाँ भी पूरी रणनीति है, मजबूत है। मेरा कहना है सर कि अगर उनके यहाँ से डबल इंजन और डबल टीम की बात है, आपके यहाँ भी डबल टीम हो सकती है, ट्रिपल टीम हो सकती है। नहीं, आपका ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हमारे यहाँ तो सिंगल टीम में ही काम हो रहा है, बहुत बढ़िया, कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और जब जरूरत पड़ेगी तो राहुल गांधी जा ही रहे हैं। अभी उन्होंने पश्चिमी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर से लेकर राजगढ़ तक का पूरा 15-16 जिलों का दौरा किया, प्रभावी दौरा रहा उनका। जी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो भीड़ तंत्र पर राजनीति करना चाहते हैं, सतना में जब ये सम्मेलन हो रहा था, मैं रीवा में ही था, और जिस तरह से लोगों को बसों को अधिग्रहण करके ढोया जा रहा था, हजारों बसें लगा दी गई थी, कोल आदिवासी सम्मेलन के नाम पर इतना भारी जमावड़ा इकट्ठा किया, और इसके बाद उनको खाने तक के, भोजन तक के पैकेट रास्ते में मिले, और रोक रोक कर कैसे सुबह का भोजन शाम को, दोपहर का भोजन रात को, इस तरह से मिला है।
और उनकी बसों में पटवारी, शिक्षक और पंचायत के सचिव बैठे हुए थे। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब एक्सीडेंट हुआ उस टनल के पास में, सीधी के पास जो टनल है, मोहना टनल, 3 बसों का एक्सीडेंट हो गया, 15-20 लोग उसमें मारे गए और नहीं कितने घायल अस्पताल में भर्ती हो गए। माने हमें इतनी भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं है। यदि गृह मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो नेचुरल रूप में आने दो। चलिए मैं जिसमें जवाब अपने लेता हूं। संसाधनों से आएगा, सरकारी संसाधन करके स्कूल की बसों को ढोकर स्कूल की बसों का प्रशासन अधिग्रहण करे, मैं जवाब लेता हूं। लाखों करोड़ों रुपया लग जाए। मैं जवाब शरद जी, लेता हूं। ये अच्छी बात नहीं है। आपने जो आरोप लगाए हैं, मैं उस पर गणेश सिंह जी बहुत संजीदा गणेश राजनेता सिंह जी हैं। के क्षेत्र में हो रहा था वो। जी हाँ, जी हाँ, चश्मदीद इसीलिए हैं। ही इज वेरी कीन टू वो जवाब देने के लिए, बिल्कुल प्रत्युत्तर के लिए। गणेश जी मुझे बताइए, जरूर सुनेंगे। आरोप जो लगाए हैं शर्मा जी ने, आपने सुने हैं, वो कहते हैं भीड़ लाई जाती है। जी, शर्मा जी के आरोपों को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूँ। जी, कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश हो चुकी है। जी, कांग्रेस का जनाधार दिनों दिन खत्म होता जा रहा है और जो कार्यक्रम सतना का हुआ 24 फरवरी का, वो सबरी माता की जन्म जयंती का समारोह था। लाखों लोग आए, अपने से चल करके लोग आए और उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कभी इस तरह के कार्यक्रम कर ही नहीं सकती। इन्होंने तो हमेशा गरीबों का शोषण किया, दलितों का शोषण किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हम समाज की अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति को कैसे उनको सरकार की योजना के साथ जोड़ सके, कैसे उनका जीवन स्तर बदल सके, उस दिशा में हमारे पार्टी के नेताओं का काम है। अभी माननीय अमित शाह जी यहाँ आकर के जो संदेश दिए हैं, उससे कांग्रेस पूरी तरह से उनकी जमीन गायब हो चुकी है। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरी सरकार बनने वाली है, लेकिन ये उनका सपना हमेशा सपना ही रहेगा। वो एकदम पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। गणेश जी, मैं उस सवाल पर आता हूं जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि केंद्र और राज्य की समन्वित रणनीति। ये सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है। जैसा प्रताप भानु जी ने कहा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हैं, बिल्कुल ठीक है। वो उसकी आबादी 25 करोड़ है, 4 राजनीतिक दलों की हैसियत वहाँ पर है, 4 क्या बल्कि हाँ 4 कह लीजिए, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बाकी छिटपुट और भी दल हैं। ये अलग बात है कि बीएसपी एक तरह से लगभग बाहर है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि मध्य प्रदेश 2 ही दलों की राजनीति का गढ़ है, इसलिए यहाँ दोनों ही दल कभी भी चुनावी राजनीति में न खारिज होते हैं न प्रतिस्पर्धा से बाहर होते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश पर बहुत विशेष फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि 2018 के नतीजे आपके लिए अधिक वोट हासिल करने के बाद भी, वोट प्रतिशत अधिक होने के बाद भी आप सरकार नहीं बना पाए, 5 सीटों से पिछड़ गए थे। तो इस बार किस तरह की अमित शाह जी की रणनीति, किस तरह की? जी, शिवराज जी के साथ। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से ज्यादा जीतेगी। इसका ऐलान हमारे सतना के सबरी महाकुंभ में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने किया है। जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ती है। हमारा बूथ को हम टारगेट करते हैं और बूथ को टारगेट करने का काम हमारा लगातार चल रहा है। जी, कांग्रेस पार्टी हवा में रहती है, हम धरती में रहते हैं। और धरती में जो रहता है वही सफल होता है। आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। तो जमीन के साथ जुड़ करके हमारी ये ताकत खड़ी हुई है। जी, जो डबल इंजन की सरकार की बात हमारे नेता करते हैं, वो गलत नहीं है। जहां जब केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो योजना हमने पहुंचा दिया लोगों तक। जी, 90-95% लोगों को हमने विकास के कामों से जोड़ दिया। अभी मध्य प्रदेश में विकास यात्रा चल रही है। मैं रोज कहीं न कहीं जाता हूँ और मैं सीधा जनता से संवाद करता हूँ, कितने लोग अभी रह गए। हमारी सरकार कहती है जो बच्चे हैं उनको भी लाओ, उनको भी पात्रता के आधार पर विलंबता के साथ जोड़ेंगे। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, अगला चुनाव भी लड़ेंगे। कांग्रेस के पास सिवाय रोने के कुछ बचा ही नहीं उनके पास। मनोज जी, विकास यात्राओं के दौरान ये खबरें बराबर आई कि कई जगह आलोचना और समालोचना से बीजेपी को दो चार होना पड़ा, और जो अंदर खाने की खबरें ये भी बताती हैं कि ये बीजेपी के लिए एक फीडबैक की यात्रा है और इस यात्रा का पूरा
इसकी लिस्टिंग और इसके फीडबैक को पार्टी ने ऊपर तक पहुंचाने की इसकी तैयारी है। अभी भी इस पर काम चल रहा है और इसके ज़रिए पार्टी ने ये समझा है कि कहाँ अधिक नाराज़गी जनप्रतिनिधि से है और कहाँ अधिक नाराज़गी प्रशासनिक तंत्र से है या दोनों से है, और इसके आधार पर आने वाले चुनाव में फैसले होंगे। चुनाव के पहले जो रिशफल होता है ब्यूरोक्रेटिक, वो भी इसके आधार पर तय होगा, ऐसा भी अंदर खाने से कहा जा रहा है। किस तरह आप देखते हैं विकास यात्राओं का ये फीडबैक, और इसमें भी माना जा रहा है कि ये भी केंद्र और राज्य संगठन की एक मिली जुली ब्रेन चाइल्ड जैसी योजना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और वैसे अमित शाह जी, शरद जी हमेशा कहते हैं, देखिए बूथ की संरचना किसने की, बूथ की संरचना सबसे बेहतर किसी ने की तो अमित शाह जी ने की। जब पहली बार उत्तर प्रदेश का उनको जिम्मा मिला और वहाँ से किस तरह से लोकसभा उन्होंने जीता, विधानसभा को जीतकर एक नई सरकार बनाई, बल्कि बहुत अच्छे बहुमत की सरकार बनाई। फिर बिंद में आप याद कीजिए 2018 में जिम्मेदारी खुद अमित शाह निभा रहे थे। मुझे याद है जब हम कवर कर रहे थे तो अमित शाह जी उसी मैयर में थे जहां अभी 2 दिन पहले वो रुके हुए थे 24 तारीख को। तो हमें लगता है जहां तक बात आप विकास यात्रा की कर रहे हैं तो इस हमारे जो कार्यक्रम है उसके जरिए कई जगह जाने का मौका भी मिला है, तो विकास यात्रा की चर्चा बहुत है। लेकिन शिवराज जी भी एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी भी कह सकते हैं, राजनीतिक भी कह सकते हैं, और पूरी जनता की नब्ज को पकड़ने वाले। उन्होंने भी इस बात को समझ लिया था कि विकास यात्रा के माध्यम से, ये बात सच है कि एक एंटी इनकम्बेंसी होती है तो कहीं यदि विरोध दिखता है, जो बात हमने कही, जो पत्थर हमने लगाया, उस पत्थर का शिलान्यास नहीं हुआ तो 2023 में हमें भारी पड़ जाएगा, लेकिन उसको कितनी जल्दी कर दिया जाए। तो उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से की गई, डबल इंजन की सरकार की तरफ से की गई, संगठन की तरफ से की गई, क्योंकि वहां से एक फीडबैक भी आ जाएगा। उस फीडबैक के आधार पर 2023 और 24 की तरफ बढ़ने की तैयारी है। और अमित शाह जी का 1 महीने के भीतर दूसरी बार आना ये बता रहा है कि सब तरह के फीडबैक उनके पास है कि कितनी गंभीरता से हमें मध्य प्रदेश को लेना पड़ेगा, क्योंकि 23 यदि हम पार कर पाते जब ही 24 की तरफ पहुंच पाएंगे। प्रताप भानु जी, आपकी जो बातें हैं उनमें इस बात को मैं इस परिप्रेक्ष्य में लेता हूं कि टक्कर एक तो बड़ी गहरी है मध्य प्रदेश में, और ये 2018 का चुनाव जो भी बारीकी से देखेगा वो किसी भ्रम में नहीं रहेगा 2023 के लिए भी। और बीजेपी ने तो उसको बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही क्लासिकल वे में लिया है, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है कि वो भी कमलनाथ जी की तरह, कमलनाथ जी की शुरू से आदत है, लेकिन बीजेपी भी इसकी माहिर पार्टी है कि वो ज़मीनी फीडबैक लेकर आगे बढ़ती है। तो वो जानती है कि टक्कर मध्य प्रदेश में आसान नहीं है, और यही वजह है कि इस बार, क्योंकि आप लंबे समय तक जब सत्ता में रहते हैं तो टॉप लीडरशिप से ज़्यादा स्थानीय नेतृत्व को लेकर एक भाव उत्पन्न होता है कि साहब क्या हो गया, फिर कई तरह की और चीज़ें निकल पड़ती हैं कि ये देखिए कल क्या थे, आज क्या हो गए, ये तमाम बातें उठती हैं। लेकिन आप इसका मुकाबला सिर्फ कमलनाथ जी और सिर्फ कमलनाथ जी, हालांकि आपने दावा किया कि वो अकेले ही काफ़ी हैं, लेकिन और लोग तो लगेंगे आपको प्रताप भानु जी इसमें। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं शरद जी कि और लोग भी लगेंगे, केंद्रीय नेतृत्व भी लगेगा, दिग्विजय सिंह भी लगेंगे, अरुण यादव भी साथ रहेंगे, बिल्कुल वहां के विंध्य के हमारे राहुल भैया भी काम करेंगे, सभी कर ही रहे हैं। हाँ, ट्राइबल एरिया में भी जो हमारे कांतिलाल भूरिया हैं वो भी लगे हुए हैं। परंतु संगठन में कहीं हम कमजोर नहीं हैं। भाजपा से आज 21 से ही हम पढ़ रहे हैं, फील्ड में, मैदान में, गांव में, पोलिंग स्तर पर। भाजपा तो पूरी तरह से, यदि हम इनके आयोजनों का एनालिसिस करें, और मैं चुनौती दे रहा हूं आपके सामने ही इनको, गणेश सिंह जी को, कि यदि इनका संगठन इतना मजबूत होता तो प्रशासन तंत्र की जीपों को, पूरे प्रशासन को, पंचायत के सचिवों को, पटवारियों को, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भीड़ इकट्ठा कराने की जरूरत क्या थी? लोग स्वतः आते। और अभी छिंदवाड़ा में आप वॉच कर लीजिए, आपके जो टेलीविजन के, आपके टीवी, बंसल टीवी के जो नुमाइंदे हैं उनको आप पाबंद कर दीजिए, उनसे वीडियो बुला लीजिए, नहीं तो जो मेरे पास रीवा का वीडियो वो आपके लिए भेज दूंगा। किस तरह से प्रशासन तंत्र का उपयोग हो रहा है, ये पूरे शिवराज सिंह की सरकार प्रशासन पर दुरुपयोग पर चल रही है। हम कांग्रेस के संगठन पर चुनाव लड़ेंगे, पहले भी हमने 2018 में जीता था, एक धृष्टता 2023 में भी हम जीतेंगे। एक धृष्टता कर रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं आपके सामने। जी सर, आप बड़े हैं, करिए। जी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शोले का एक डायलॉग था कि मुझे तो सारे पुलिस वाले एक जैसे लगते हैं। तो जब
कांग्रेस सत्ता में थी दिग्विजय सिंह जी के समय तो ये डायलॉग बीजेपी का हो जाता था, और अब आप विपक्ष में हैं तो आप बीजेपी पे, थोड़ा कुछ नैरेटिव भी अलग हो सर। ये सारी चीजें देखिए, मैं नहीं कहता इनमें आरोपों में सच्चाई है नहीं है, लेकिन राजनीतिक तंत्र की कुछ परंपराएं हैं, उनको गणेश जी भी बहुत बेहतर जानते हैं और आप भी बहुत, आप हमसे भी बेहतर समझते हैं। आप बताइए प्रशासनिक तंत्र का क्यों ये दुरुपयोग किया आपके जा रहा समय है? भी आरोप लगता था, लेकिन नहीं कुछ भी हो, पर इस तरह से पावर का मिसयूज नहीं होता था। गणेश जी, आप बताइए, गणेश जी, कितनी बसों गणेश जी, को अधिग्रहण किया गया? 1000 बसें रीवा से, चलिए ये मुद्दा नहीं है हमारा आज का, इस पर कभी कभी बात कर लेंगे, इस मुद्दे पर बात कर लेंगे। करी गई। प्रताप भानु जी, इस पे बात कर लेंगे। टू द पीपुल ऑफ मध्य प्रदेश, नॉट टू द बीजेपी। प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह है। प्रताप भानु जी, बीजेपी प्रताप भानु जी, पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं है। प्रताप भानु जी, प्रशासन आपकी बात पूरी हो गई। मिलती है। प्रताप भानु जी, आपकी बात हो गई। गणेश जी, मैं आपकी तरफ इस सवाल के साथ आता हूं, क्या ताकत है बीजेपी की? सवाल हम इस मंच पर बार बार करते हैं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से। आप अपनी क्या ताकत, देखिए राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह चलती भारतीय रहेगी। जनता पार्टी, मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सब कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बदौलत करती है, और ये कार्यक्रम भी हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत पर से किया है। हमने हमारे बूथ तक की कमेटियां उस काम पर लगी थी, और जितने भी कोल समाज के हमारे भाई बहन थे स्वयं चल करके आए हैं। ये जब इतना अपार भीड़ देख करके इनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए ये अब अनर्गल बयानबाजी करके झूठा बात करके अपने आप को संतोष व्यक्त कर रहे हैं। मनोज जी, कंक्लूड कांग्रेस का पूरी तरह से जनाधार समाप्त हो चुका है। गरीबों की दुश्मन नहीं, 15 महीने कमलनाथ जी सरकार में थे, संबल योजना बंद करके गरीबों के से बनी हुई सरकार हो, सौदेबाजी की सरकार बनाई है आपने, जनता का मैंडेट नहीं था भाजपा के पक्ष में। इस शोर से बाहर निकलते हैं, इस शोर से बाहर निकलते हैं, इस शोर से बाहर निकलते हैं। मनोज जी, कंक्लूड करूंगा मैं, इधर कांग्रेस बीजेपी के मॉडल को बहुत फॉलो कर रही है, ऐसा भी ऑब्जर्वर्स मानते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ तो ये कहा गया कि जैसे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए लेकिन बीजेपी में एक शांति बनी रहती है, हमारे नेताओं को भी चुप रहना होगा। जिस तरह की बयानबाजी कुछ बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश में हुई है उसकी तरफ इशारा था। वो कहा यह भी जाता है, जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं मीडिया में, कि राहुल जी इससे भी बड़े नाराज हुए कि मेरे पास शिकायत लेकर मत आइए, काम करिए, पार्टी को आगे रखिए, पार्टी को चुनावी मोड पर ले जाकर उसे पॉजिटिव मोड पर खड़ा करिए, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, चुप रहिए, खामोश रहिए, काम करिए। देखिए, स्थितियां दोनों तरफ एक ही है। ये बात बीजेपी के भीतर भी चल रही है, ये बात कांग्रेस की तरफ भी चल रही है, और इसीलिए अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर भी आ रहे हैं। अमित शाह जी भी समझ रहे हैं जैसा शुरुआत, जहां तक बात महाधिवेशन की है तो उसको भी कवर हमने किया, देखा है वहां से। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पर यदि नजर राहुल गांधी की है, वो इस तरह का एक सुझाव दे रहे हैं कि यह सब अब नहीं चलेगा, तो शरद जी चिंता उनके भीतर भी है, चिंता भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। लेकिन कौन कितने बेहतर तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को लगाम लगा पाएगा। लगाम इसलिए बोल रहा हूं कि ये मुंह की लगाम है जो बार बार फिसल जाती है, वो कई बार बीजेपी की तरफ से भी फिसलती, कई बार कांग्रेस की तरफ से भी, और जो जितना बेहतर समझ लेगा, बस हमें लगता है उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इतना ध्यान रखिए, मैं बार बार याद करता हूं, हालांकि मैं कभी उसका फॉलो नहीं कर पाता, कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में सबसे संतुलित रहे शंकराचार्य जी। मंडन मिश्र जी थोड़े आवेश में आ गए तो उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला मुरझा गई, और उन्हीं की पत्नी जो रेफरी थी उन्होंने फैसला सुना दिया कि ये आवेश में आ गए, इसलिए फैसला शंकराचार्य जी के पक्ष में। हम एंकर इसलिए चिल्लाते हैं कि हर सप्ताह हमारा परीक्षा परिणाम खुलता है, हम घबराए हुए होते हैं, हम बौराए हुए होते हैं, कहने में संकोच नहीं है, माफ कीजिएगा जी। तो हम बौराए हुए, घबराए हुए, डरे हुए लोग होते हैं कई बार, इसलिए हम ऊंची आवाज में बोलते हैं। आप लोग 5 साल चुनाव में उतरते हैं, ठीक है, परमानेंट गवर्नमेंट एक अलग होती है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की, लेकिन 5 साल के पहले और 5 साल आने पर भी खूब संतुलित रहिए सर, खूब मुस्कुराते रहिए सर, और जिसका होमवर्क अच्छा होता है वो तो मुस्कुराएगा ही सर, और जो कमजोर होगा सर वो हमारी तरह चिल्लाएगा ना सर, क्षमा कीजिएगा। बहुत धन्यवाद प्रताप भानु जी, बहुत धन्यवाद गणेश जी, बहुत धन्यवाद मनोज सैनी जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, छाते पर सियासी गर्मी। नमस्कार।